हेलो एवरीवन। मैं सतपाल चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारा इस सेशन में, जिसमें अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस के सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में अपने मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा कंप्लीट कर दिया था और आज जो अपनी क्लास रहेगी वो मेनली रहेगी फाइनेंशियल मार्केट पर। नाम तो आपने सुना होगा कि फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन सा मार्केट आता है उसको अपने डीपली स्टडी करेंगे। तो करते हैं अपनी आज की क्लास शुरू। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। फाइनेंशियल मार्केट की अपने अगर बात करें तो स्टूडेंट ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो दो पार्ट कौन कौन से हैं देखिए। नंबर वन आता है मनी मार्केट। नंबर वन आता है मनी मार्केट और नंबर टू आता है कैपिटल मार्केट। नंबर वन है मनी मार्केट एंड नंबर टू है कैपिटल मार्केट। अब देखिए, सबसे पहले याद रखना कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में मेनली डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। ठीक है, तो मनी मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो बॉडीज है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इसको जो कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है वो कौन है, सेबी। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि दोनों की रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है। मनी मार्केट की है आरबीआई और कैपिटल की है सेबी। अब एक डिफरेंस और देखिए, मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म मार्केट भी कहा जाता है। क्या है स्टूडेंट, ये है शॉर्ट टर्म मार्केट। शॉर्ट टर्म मार्केट अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो इसका मतलब है कि इस मार्केट में जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड यानी इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो भी लेन देन होगा वो मैक्सिमम 364 डेज के लिए होता है। ठीक है, यानी आप बड़ा बड़ा याद रखना 1 ईयर। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी लेन देन होता है वो मैक्सिमम 364 डेज यानी 1 ईयर के लिए होगा। अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूं तो कैपिटल मार्केट में स्टूडेंट ये होता है लॉन्ग टर्म मार्केट। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आपको याद होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केट में मेनली डिफरेंस क्या है। तो लॉन्ग टर्म मार्केट में देखिए, इसमें क्या है, ये लॉन्ग टर्म मार्केट है। तो सीधी सी बात याद रखने की, जहां पर जो भी टाइम पीरियड है वो मनी मार्केट का शुरू होता है, ठीक है, उससे आगे क्या शुरू होता है, कैपिटल मार्केट। यानी 1 ईयर से अबव जो भी टाइम पीरियड होगा वो किसके अंदर आएगा स्टूडेंट, वो आएगा कैपिटल मार्केट के अंदर। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कैपिटल मार्केट और जो मनी मार्केट है, इन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है। तो आपको सीधा ख्याल रखना है कि जहां पर मनी मार्केट का टाइम पीरियड खत्म होता है वहां से क्या शुरू होता है, कैपिटल मार्केट। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हमेशा 1 ईयर से अबव होगा। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हमेशा 1 साल से ज्यादा होता है, 1 ईयर से अबव होगा हमेशा। ये मेनली डिफरेंस है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर। अब दूसरी बात देखिए, जो मनी मार्केट है ना, ये बड़े बड़े जो भी बैंक है, ठीक है, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, या फिर जो कंपनीज है, या फिर जो स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट है, इनके लिए ये मार्केट होता है। यानी अगर आपसे पूछने की मनी मार्केट में पब्लिक कौन है, तो पब्लिक ये बड़ी बड़ी एंटिटी बॉडीज है, ठीक है। तो इनको मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या है, ये है पब्लिक है मनी मार्केट की। तो पब्लिक में जो आम आदमी है वो नहीं आता, ये हमेशा याद रखना। मनी मार्केट में जो पब्लिक है वो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्टेट सेंटर गवर्नमेंट का ये मार्केट होता है। यानी इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो इनके बीच होगा, ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल मार्केट में पब्लिक की बात करूं तो इसमें पब्लिक यानी ये एक आम आदमी का भी मार्केट है। यानी एक आम आदमी भी, यानी अपने जैसे व्यक्ति भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसमें क्यों नहीं कर सकते मनी मार्केट में? क्योंकि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बड़ी अमाउंट में होते हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों में होते हैं। इसलिए अपने एक आम आदमी इसमें नहीं जा सकता, ठीक है। बट एक कैपिटल मार्केट है, इसमें क्या है, ये आम आदमी के लिए भी मार्केट है। इसमें एक आम आदमी भी इन्वेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कैपिटल मार्केट के अंडर में आता है शेयर मार्केट, मेरे को अगर एक शेयर खरीदना है तो वो भी मैं खरीद सकता हूँ, चाहे वो 2 रुपए का है, चाहे 5 का है, चाहे 10 का है, चाहे 1000 का है, ठीक है। बट इसमें ऐसे नहीं है कि मैं 1000 रुपए लगा रहा हूँ, 100 रुपए लगा रहा हूँ, 10,000 लगा रहा हूँ। इसमें लाखों करोड़ों का खेल होता है। तो इसलिए ये आम आदमी के लिए नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, अगर कोई है तो मैंने यहाँ पे बिजनेसमैन एक वर्ड ले लेता हूँ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, हाँ, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली डिफरेंशिएट है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बीच में। तो इस ये एक जो बेसिक चीजें ये अपने को याद रखनी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अपने मनी मार्केट के बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि मनी मार्केट है वो मेनली क्या क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन लागू होती है, ठीक है, क्या क्या एब्रिविएशन है मनी मार्केट की, ये सारी अपने पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे मेनली कैपिटल मार्केट। तो अपने शुरू करते हैं मनी मार्केट को। तो मनी मार्केट, ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म चीज बता दी है कि क्या क्या चीजें होती हैं मनी मार्केट में। अब इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कि मनी मार्केट को कंट्रोल या रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, तो वो है आरबीआई। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि आरबीआई तो इसको रेगुलेट करता है, बट एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन और है जो मनी मार्केट के सारे ट्रांजैक्शन वॉच करता है। अब देखिए, इसके बाद में आपको याद रखना है कि मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं, ठीक है, और वो किन किन अमाउंट या फिर इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या क्या रहता है। तो उनके बारे में अपने डीपली स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। तो अब देखिए, मनी मार्केट जो मैंने बताया कि इसको रेगुलेट तो कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। बट इसके जो सारे ट्रांजैक्शन है वो कौन वॉच करता है, उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है FIMMDA। इसकी फुल फॉर्म देखिए, एफ से है, इसकी फुल फॉर्म है द फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव
एसोसिएशन। द फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन। अगर मैं इसकी हेड ऑफिस की बात करूं कि इसका हेड ऑफिस कहां पे है, तो ये है मुंबई में। कहां पे स्टूडेंट इसका हेड ऑफिस है? मुंबई में। तो यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर वन, मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? वो कौन है? आरबीआई। बट मनी मार्केट के जो सारे ट्रांजेक्शन है उसको वॉच कौन करता है? तो स्टूडेंट ये कौन है? ये है FIMMDA, द फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन। तो ये याद रखना। अब अपने जब चलते हैं कि मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो यूज में लिए जाते हैं, तो उसके बारे में अपने पढ़ते हैं कि वो क्या क्या है। तो अपना टॉपिक चल रहा है मनी मार्केट। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है मनी मार्केट में। जैसे मैंने बताया कि ये जो मार्केट है वो मेनली बैंकों के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए है। तो सबसे पहले बात आती है कि बैंकों के लिए कैसे है। तो कोई भी बैंक है वो अगर किसी दूसरे बैंक से उधार पर पैसा लेता है तो वो किस किस प्रकार से ले सकता है, उसके बारे में अपने पढ़ते हैं कि वो किस किस प्रकार से ले सकता है। तो सबसे पहले बात आती है कि बैंक टू बैंक, यानी जब कोई एक बैंक किसी दूसरे बैंक से उधार पर पैसा लेता है तो वो किस किस प्रकार से ले सकता है। ठीक है, बैंक टू बैंक बोरोइंग। तो सबसे पहले इसमें तीन टर्म आती है स्टूडेंट। नंबर वन आती है, आपने नाम सुना होगा, कॉल मनी। नंबर टू आती है नोटिस मनी। और नंबर थर्ड है टर्म मनी। कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। तो ये किस क्या है? जब बैंक टू बैंक बोरोविंग होती है, ठीक है, एक बैंक जब किसी दूसरे बैंक से पैसा उधार पर लेता है तो वो तीन टर्म लेता है। अब तीनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। कॉल मनी में याद रखना ये कितने दिन के लिए होता है? ये 1 डे के लिए। जब पैसा उधार पर जाए किसी बैंक को तो वो दूसरे बैंक से एक दिन के लिए उधार पर लेता है तो उसको बोलते हैं कॉल मनी। उसके बाद आते हैं नोटिस मनी। नोटिस मनी स्टूडेंट होता है 2 days टू 14 days, 2 से 14 दिनों के लिए जब कोई बैंक किसी दूसरे बैंक से उधार पर पैसा लेता है तो वो नोटिस मनी के अंतर्गत आता है। और टर्म मनी में, टर्म देखो थोड़ा बड़ा बड़ा, तो टर्म मनी में आ गया 15 to 364 days। ठीक है, यानी 15 से 364 दिन के लिए, यानी इस टाइम पीरियड के बीच में कोई बैंक उधार पर पैसा लेता है किसी दूसरे बैंक से तो वो कहलाता है टर्म मनी। तो ये स्टूडेंट मेनली तीन टर्म है जिसको आपको याद रखना है, जो मेनली मनी मार्केट में यूज होती है और बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये याद रखना है कि अलग अलग टर्म है क्या और उसमें कितने डेज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब अपने चलते हैं कि बैंक टू बैंक बोरोविंग होगी। इसके बाद चलता है कि जब कोई बैंक पब्लिक से पैसा लेती है तो वो किस इंस्ट्रूमेंट पर लेती है, उसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं कि जब बैंक पब्लिक से पैसा उधार लेती है तो वो किस हिसाब से लेती है। तो इसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट, इसमें जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो होता है सीडी।
सीडी। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा पत्र। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये जब उस टाइम होता है जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर एज वेल एज बैंक, ये दोनों जब पब्लिक से पैसा उधार पर लेते हैं। पब्लिक में आम आदमी नहीं आता, पब्लिक में आपको क्या बताया कौन आते हैं, जो बड़ी बड़ी एंटिटी बॉडीज होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनसे जब पैसा उधार, या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे जब पैसा उधार पर लेते हैं तो सीडी पर लेते हैं। अब बात होती है कि सीडी को जारी कौन कौन कर सकता है, ठीक है। तो इसको अपने याद रखना कि कोई भी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट सीडी को जारी कर सकता है। यानी कोई भी बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसको पब्लिक से पैसा लेना है, यानी बाजार से पैसा लेना है, तो वो सीडी जारी करके ले सकता है। स्टूडेंट जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, ये क्या होता है, ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जारी होते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें याद रखना है कि और क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले अपने टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं कि ये कितने टाइम के लिए इश्यू हो सकते हैं। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो मिनिमम 7 डेज के लिए ये इश्यू हो सकते हैं, ठीक है। सेवन डेज हो गया मिनिमम। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं, मैक्सिमम आपको पता है कि सीडी है वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, और मैक्सिमम मनी मार्केट कितने दिन के लिए होता है, ये होता है 364 डेज यानी 1 ईयर के लिए। तो आप बोल सकते हो कि 364 डेज एज वेल एज 1 ईयर। तो 1 ईयर में कहीं ऐसे मत करना कि 1 ईयर में 364 बाय 1/2 डेज या 365 डेज होते हैं, ठीक है। इसलिए आप डेज ही याद रखना कि मेनली कितने डेज के लिए होता है, ठीक है। तो ये 364 डेज के लिए ये इशू किया जाता है। अब अपने बात करते हैं अमाउंट की, कि ये कितनी अमाउंट तक इशू हो सकते हैं। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो मिनिमम अमाउंट है वो है स्टूडेंट 1 लाख। 1 लाख की रेंज में भी ये इश्यू हो सकता है। और अगर मैक्सिमम अमाउंट करूं तो इसकी स्टूडेंट है नो लिमिट। क्या है, नो लिमिट, कितने भी पैसे के लिए ये इश्यू हो सकता है। बट एक बात याद रखनी है, हमेशा ये मल्टीप्लाई ऑफ 1 लाख में ही इश्यू होता है। कहने का मतलब कितनी भी राशि के लिए ये इश्यू हो सकता है, बट वो हमेशा किसके मल्टीपल में होगा, 1 के मल्टीपल, यानी 1 के मल्टीपल में ही होगा। ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल 10,50,000 का सीडी इश्यू हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। 11 लाख का होगा, ठीक है, 11 करोड़ का भी हो सकता है। ऐसे भी नहीं है कि 11 करोड़ 50,000 का है, ठीक है। यानी ये हमेशा एक मल्टीपल में होगा, जैसे 11 करोड़ 1 लाख, तो एक के मल्टीपल में है ना, तो एक के गुणज में ये हमेशा इश्यू होता है। अब आगे देखिए, इसमें एक मेनली जो बात है वो अपने को हमेशा याद रखनी है कि बैंक तो इसको इश्यू कर सकता है, बट इसमें कुछ ऐसे बैंक है जो इसको इश्यू नहीं कर सकते। तो ये आपने को याद रखना है। आपको ये चीज याद है कि बैंक तो इसको इश्यू कर सकते, बट कौन कौन से बैंक है जो इसको इश्यू नहीं कर सकते। एक तो है जो लोकल एरियाज बैंक होते हैं, जो अपने लोकल एरिया में ही बैंक होते हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह बैंक होते हैं। तो लोकल एरियाज बैंक
एंड आरआरबीज बैंक, ये बैंक स्टूडेंट सीडी जारी नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि ये बैंक है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो इनको जब भी किसी भी अमाउंट की आवश्यकता होती है तो वो अपने स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो स्पॉन्सर बैंक है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे हेल्प मांगते हैं, और कुछ कंडीशन में आरबीआई इनको देता है, बट ये कभी भी सीडी जारी नहीं कर सकते। हाँ, एक बात और याद रखना, हाँ, जो सीडी की शुरुआत हुई थी ना, यानी इंडिया में जो इंप्लीमेंट हुआ था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो हुआ था 1989 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखना, अगर कई बार इसका इंप्लीमेंट ईयर भी पूछ ले तो 1989 में ये इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था सीडी। अब मैंने आपको बैंक के बारे में बता दिया, ठीक है। अब देखिए एक थोड़ा एक्सेप्शन है, वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए। ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, अगर मैं बात करूं कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो सीडी जारी करना चाहता है, तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए सीडी जारी कर सकता है। स्टूडेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की अगर बात है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जब सीडी जारी करता है तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर सीडी जारी करता है तो मिनिमम, अगर उसका मिनिमम कितने दिनों के लिए वो सीडी जारी कर सकता है, तो मिनिमम है स्टूडेंट उसका 1 ईयर। ये इसमें अपवाद है एक, ये अपने को माइंड में सेट कर लेना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए है 1 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम है 3 ईयर, और मैक्सिमम है 3 ईयर। तो ये अपने को याद रखना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए कि इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम जो सीडी के लिए है वैसा नहीं है, तो ये अपने को याद रखना है। मिनिमम है 1 ईयर और मैक्सिमम है 3 ईयर। तो ये था अपना सीडी, जो मेनली कब इंप्लीमेंट हुआ, क्या क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन है, अमाउंट को लेकर, टाइम पीरियड को लेकर, ठीक है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब एक बात याद रखना कि जो सीडी है ना, इसको अपने ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वो अपने देखते हैं कि ट्रांसफर कैसे हो सकती है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसको अपने को माइंड में याद रखना है हमेशा कि ये ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, सबसे बात आती है सीडी की, तो ये इसको क्या अपने ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो सीडी एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट में, ये हमेशा याद रखना। देखिए ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। अब सीडी क्या है, ये एक जमा पत्र है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, यानी एक ये पेपर ही है, जैसे ये एक पेपर हो गया। ठीक है, मान लो ये एक पेपर है, ठीक है, ये मान लो कि एसबीआई बैंक ने इशू किया है। एसबीआई बैंक को पैसों की जरूरत थी, मार्केट से पैसा लेना था, तो उन्होंने ये एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर दिया, और ये मान लो कितने का है, 1 करोड़ का है। कितने का है, 1 करोड़ का। अब देखिए एसबीआई ने ये 1 करोड़ का है सीडी था वो इशू कर दिया, और ये कर दिया मान लो 180 डेज के लिए। और हमेशा याद रखना जो सीडी है वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इशू होता है कि हम आपको इतने इंटरेस्ट देंगे अगर कोई हमें 1 करोड़ रुपए देता है। तो मान लो इस पर क्या था कि 8% इंटरेस्ट रेट पर ये क्या हो गया, इशू हो गया। ठीक है, यह सारा कुछ इसमें लिखा होता है। अब किसी पर्सन है, कोई पर्सन है, मान लो अनिल अंबानी है, ठीक है, उसने क्या किया, एसबीआई का 1 करोड़ का सीडी परचेज कर लिया। उसने सोचा कि चलो 8% इंटरेस्ट मिल रही है, 6 महीने के लिए तो है,
तो अपने क्या करते हैं, इसको परचेज कर लेते हैं। तो अनिल अंबानी ने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया सीडी में। अब देखिए ये था 180 डेज के लिए। अब ये किसके नाम पर इशू हुआ, ये अनिल अंबानी के नाम पर इशू हुआ। बट जैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल 90 डेज वो पूरे हुए, 90 दिन पूरे हुए, ठीक है, 90 डेज कंप्लीट हो गए इस पैसे को इन्वेस्ट किए हुए, तो अनिल अंबानी ने क्या सोचा कि यार पैसों की जरूरत है और मेरे को ये जो सीडी है ये और किसी बंदे को दे देने चाहिए। तो इसका जो मान लो भाई है मुकेश अंबानी, ये मुकेश अंबानी के पास गया कि मुकेश अंबानी मेरे को है पैसों की जरूरत, मेरे पास पैसे नहीं है बट मेरे पास एसबीआई का एक सीडी पड़ा है जिसमें मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसमें 8% इंटरेस्ट मिल रही है, ठीक है। तो 90 दिन तो हो गए पूरे और 90 दिन और पड़े हैं, ये फॉर एग्जाम्पल कितनी डेज हो सकते हैं, और 90 दिन और पड़े हैं। तो क्या करे कि तू ये सीडी है ये रख ले, ठीक है, और मेरे को तू ऐसे कर, मेरे को 1 करोड़ ही दे दे, ब्याज है तो 90 दिन तू रुक जा, तेरे को 180 दिन का ब्याज मिल जाएगा। तो ये बोला कि ये तो सही है, मेरे को पैसे तो 90 दिन इन्वेस्ट करने हैं बट जो 8% इंटरेस्ट है ये मेरे को 180 दिनों की मिल जाएगी। तो इसने सोचा चलो ठीक है अपनी डील डन है। तो ये क्या आया, यहां से जो मुकेश अंबानी के पास जो मनी था ये चला गया किसके पास, ये चला गया अनिल अंबानी के पास, और ये जो सीडी था ये किसने खरीद लिया, मुकेश अंबानी ने। तो ये ट्रांसफर हो गया ना, देखो ये जो यहां से इसने इसको पैसे दे दिए, तो ये जो सीडी था ये पहले किसके नाम पर इशू था, अनिल अंबानी ने पैसे लगाए थे, बट ये ट्रांसफर किसके हो गया, ये मुकेश अंबानी को ट्रांसफर हो गया। बट ये ट्रांसफर करने पर वो कुछ कंडीशन होती है, जैसे इंडोर्समेंट वगैरह कराना पड़ता है कि मैं अपना जो सीडी है ये मुकेश अंबानी को ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे सीधे नहीं कर सकते, उसके साथ एक इंडोर्समेंट और लग जाता है, ठीक है। तो ये होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो ट्रांसफरेबल है या नहीं है। तो ये मेनली याद रखना कि ट्रांसफरेबल क्या होता है कि कोई भी जो यानी ओनरशिप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की चेंज होती है वो ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आई होप कि आपको सीडी समझ में आ गया होगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पर जो मनी मार्केट में मेन होता है। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट जो अपना आता है इंस्ट्रूमेंट वो आता है सीपी, वो आता है स्टूडेंट अपना सीपी। सीपी भी एक हिसाब से जैसे एज वेल एज अपने बोल सकते हैं कि सीडी की तरह ही है, ठीक है। तो सीपी है, इसमें क्या क्या कंडीशन होती है और इसमें क्या क्या चीजें मेनली इंपॉर्टेंट होती है ये अपने को याद रखनी है। तो सबसे पहले बात आती है कि सीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट जो सीपी की फुल फॉर्म है वो है कमर्शियल पेपर, जिसको अपने वचन पत्र बोलते हैं, ठीक है। कमर्शियल पेपर, अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कब इंप्लीमेंट हुआ तो ये हुआ था स्टूडेंट सीडी के जस्ट 1 साल बाद 1990 ईयर में, ठीक है। 1990 में स्टूडेंट ये शुरू हो गया था इंडिया में सीपी। अब देखिए सीपी के जो सीपी है इसके थ्रू कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो पैसा उठा सकते हैं। तो याद रखना सीपी का जो यूज है वो कौन करते हैं, वो या तो करते हैं बड़ी बड़ी प्राइवेट जो इंडस्ट्री है या फिर जो बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है। या फिर क्या होता है जो बड़ी कंपनीज होती है स्टूडेंट, वो अगर उनको पैसे की जरूरत है तो वो मार्केट से उठाने के लिए क्या इशू करते हैं, वो करते हैं स्टूडेंट सीपी इशू करते हैं। तो 1990 में ये इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में, ठीक है। तो सीपी के थ्रू कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा उठा सकते हैं, तो बड़ी प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, बड़ी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो, ठीक है, बड़ी जो प्राइवेट एंटिटी बॉडीज है वो, ठीक है, जो बड़े बिजनेसमैन है वो, ठीक है। तो वो सीपी के थ्रू पैसे उठा सकते हैं। अब अपने बात आती है कि इसमें भी क्या कुछ है, इसमें भी मैंने क्या बताया कि कुछ लिमिट होती है, ठीक है। तो अपने लिमिट की बात कर लेते हैं सबसे पहले।
कि लिमिट क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं टाइम की लिमिट की बात करूं तो स्टूडेंट जो सबसे मिनिमम कितने टाइम पीरियड के लिए ये जो सीपी है वो इश्यू हो सकती है। तो अपने चलते हैं सबसे पहले टाइम की बात, तो मिनिमम 7 डेज के लिए ये इश्यू हो सकती है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम 364 डेज के लिए ये इश्यू हो सकती है। ठीक है, यानी जो टाइम लिमिट है वो बिल्कुल सेम है, सीडी और सीपी में क्या है, बिल्कुल सेम है। बट अगर मैं मनी की बात करूं, ठीक है, तो मनी में क्या होगा, मनी में थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सीडी में लिखाया था कि मिनिमम आप 1 लाख की सीडी भी इश्यू कर सकते हो, और इसमें थोड़ा ज्यादा है, वो देखते हैं क्या है। तो इसमें अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम 5 लाख की जो सीडी है वो जारी हो सकती है। ठीक है, मिनिमम 5 लाख की। और जो मैक्सिमम है वो सेम है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीक है, बट मल्टीप्लाई ऑफ 5 लाख। तो ये अपने को याद रखना है, जो सीपी है उसकी मिनिमम जो मनी की जो लिमिट है वो है 5 लाख, मिनिमम 5 लाख की वो सीपी इशू कर सकती है कोई भी प्राइवेट कंपनीज, और मैक्सिमम नो लिमिट है, बट वो हमेशा 5 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, 5 के गुणज में ही होगी, ये हमें हमेशा याद रखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिया कि इसमें बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है, बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो सीपी के थ्रू मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, पर इसमें कुछ लिमिट है कि उनकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में अपनी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी जो कंपनीज है वो अगर सीपी के थ्रू पैसा उठाती है तो उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी कंपनी है वो अगर सीपी के थ्रू पैसा उठाती है या सीपी जारी करती है अपनी नाम पर, ठीक है, तो उसकी पहले सबसे पहले बात आती है कि नेटवर्थ, नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। तो उसकी जो नेटवर्थ है वो मिनिमम 4 करोड़ का टर्नओवर होना अनिवार्य है। कितना है, मिनिमम 4 करोड़। इसके बाद में आती है स्टूडेंट उसकी क्रेडिट रेटिंग। आजकल तो अगर कोई हम अपने पर्सनल भी कोई ना कोई लोन वगैरह लेता है तो उसमें क्रेडिट रेटिंग अपने को चेक करवानी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग अपने को लोन मिलता है। तो अगर कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, जो क्रेडिट रेटिंग है वो हमेशा आप याद रखना ए कैटेगरी में होती है, A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है A2 की। कितनी है स्टूडेंट, A2। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 4 करोड़, और मिनिमम जो क्रेडिट रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए A2। तो वही कंपनी सीपी अपने नाम पर जारी कर सकती है। अब एक बात और याद रखना, कभी भी बैंक अपने नाम पर सीपी जारी नहीं कर सकता, ये हमेशा याद रखना। जो सीपी है वो कौन, बैंक जारी नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना, बैंक इशू नहीं कर सकता। ठीक है, अगर बैंक को पैसा उठाना है तो वो सीडी का यूज करेगा। ठीक है, सीपी का यूज नहीं कर सकता। बट अब आगे अपने को याद रखना है कि बैंक इशू नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमेशा अपने को बात रखनी है, अपने नाम पर इशू नहीं कर सकता। तो ये अपना पूरा कवर हो गया कि इसकी कंपनीज की नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए, वो है A2। तो मेनली अपने इंडिया में 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी की या फिर जो कमर्शियल पेपर है उसकी क्रेडिट रेटिंग इशू करती है, जैसे क्रिशिल, इकरा, ठीक है, और फिच इंडिया लिमिटेड है, वो कमर्शियल पेपर की जो क्रेडिट रेटिंग है वो इशू करती है। ठीक है, तो मेनली 3 ऑर्गेनाइजेशन है, इकरा, क्रिशिल और फिच इंडिया
लिमिटेड। ठीक है, ये तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन जो कमर्शियल पेपर की क्रेडिट रेटिंग इशू करती है। अब आगे चलते हैं कि बैंक इशू नहीं कर सकता सीपी, बट एक बात रखना, कोई भी कंपनीज है वो अगर अपना सीपी इशू करेगी तो वो बैंक के थ्रू करेगी, यानी बैंक एज ए मीडिएटर काम कर सकता है। कंपनी सीधी मार्केट में कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती, उसके लिए उसका जो मीडिएटर है, जो ब्रोकर अपने बोल सकते हैं, ठीक है, दलाल है, वो कौन होगा? वो स्टूडेंट वो बैंक होगा। ठीक है, तो इसको अपने डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लो कि रिलायंस कंपनी है, कौन है? रिलायंस कंपनी है, उसको मार्केट से पैसा उठाना है। ठीक है, ये मार्केट है, मार्केट से क्या चाहिए उसको? उसको मनी चाहिए। ठीक है, अब वो क्या इशू करेगी? वो करेगी सीपी इशू करेगी। ठीक है, रिलायंस की भी अच्छी नेटवर्क तो है ही है, क्रेडिट रेटिंग भी प्रेजेंट टाइम में अच्छी है इसकी, तो सीपी इशू करेगी। अब सीपी ऐसे नहीं है कि सीधी रिलायंस बोले कि हाँ जी मैं तो अपना जो सीपी है वो इशू कर रही हूँ, और मार्केट में जो पब्लिक है, पब्लिक क्या करेगी? सीधा सीपी रिलायंस से डायरेक्ट खरीद लेगी। बट ऐसा नहीं है, इसके लिए बीच में मीडिएटर या ब्रोकर होना जरूरी है। तो मान लो कि यहां पर एसबीआई बैंक है, वो क्या है? वो रिलायंस का जो भी रेगुलेटरी जो बैंक है वो मान लो एसबीआई है। ठीक है, रिलायंस का ये उसके सारे काम वगैरह वो एसबीआई से करवाता है। ठीक है, तो रिलायंस एसबीआई के पास आया कि मुझे मार्केट से चाहिए पैसे। ठीक है, तो मान लो कि वो 2 करोड़ रुपए उठा रहा है। ठीक है, 2 करोड़ रुपए मैं उठा रहा हूं, तो तू क्या कर, मेरे नाम पर सीपी इशू कर दे। ठीक है, तो जो सीपी होता है वो भी क्या होगा? वो भी एक पेपर ही है ना, कमर्शियल पेपर, पेपर नाम आ रहा है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा? मान लो कि ये रिलायंस है, ठीक है, और रिलायंस क्या कर रहा है? ये 2 करोड़ का सीपी इशू करेगा। ठीक है, और ये बोल देगा कि क्योंकि सीपी भी क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इश्यू होते हैं, तो ये बोल देंगे कि हाँ हम आपको 8% देंगे। ठीक है, और हमें आपका पैसा मान लो कि 240 दिनों के लिए चाहिए। तो कोई भी इच्छुक हो कि मुझे 240 डेज के लिए रिलायंस ये कमर्शियल पेपर लेना है, तो मैं ले सकता हूं। अब एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई के जो कस्टमर जुड़े हुए हैं, वो एसबीआई फिर एक नोटिफिकेशन निकालेगा कि हमारे जो बैंक में है वो रिलायंस की सीपी है, ठीक है, वो हम इशू कर रहे हैं, और उसकी इंटरेस्ट रेट वर्तमान में क्या है? 8% देंगे। अगर कोई भी इच्छुक हो तो 240 दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब ये जो सीपी है ये सेल कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये एसबीआई करेगा। और यहां से जो पब्लिक या मार्केट से जो मनी है, जो 2 करोड़ पैसे उठाने हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो यहां से एसबीआई के पास जाएगा, और एसबीआई से यही पैसा कहां पे चला जाएगा? रिलायंस के पास। और ऊपर से जो सीपी है ये एसबीआई की स्टाम्प लगे क्या पे आ जाएगी? नीचे जो पब्लिक है उसके पास आ जाएगी। तो पब्लिक के पास क्या आ गया? एक पेपर आ गया कि हाँ जी हमने इतना पैसा रिलायंस में इशू किया गया है। ठीक है, तो ये 2 करोड़ तो मान लो मोटी सी बात है। बाकी जैसे ये होता है कि जैसे मिनिमम मैंने बताया 5 लाख के मल्टीपल में होता है, ये 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख का। तो ये जो बड़े बड़े प्लेयर है वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी, और कंपनी को इससे क्या होगा? उनको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, पब्लिक है उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और बीच में एसबी क्या करेगा? ये एज ए ब्रोकरेज या दलाल के रूप में काम करता है। ठीक है, इसको कमीशन मिल जाएगा। तो मान लो कि रिलायंस बोल देगा कि हाँ मैं तेरे को 10% में आपको तेरे को दे दिया, 20% मैं तेरे को कमीशन दे दूंगी, तो एसबीआई को क्या होगी? कमाई होगी। बट यहाँ पे अपने एसबीआई को ये नहीं बोलेंगे कि ये दलाल है, इसके लिए एक टर्म यूज होती है, उसको बता देता हूं कि वो टर्म क्या होती है। उसको बोलते हैं स्टूडेंट आईपीए। क्या बोलते हैं? आईपीए। आईपीए की फुल फॉर्म होती है इशूइंग एंड पेइंग एजेंट। इशूइंग एंड पेइंग एजेंट। अब अपने क्या बोलेंगे? सीपी है वो कंपनीज या प्राइवेट जो इंडस्ट्री होती है वो इशू करती है, बट वो सीधी इशू नहीं कर सकती। किसके थ्रू करेगी? एसबीआई या किसी भी बैंक के थ्रू करेगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपने आईपी बोलते हैं, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट। अब देखिए मैंने क्या बोला कि सीपी है वो बैंक जारी नहीं कर सकता, बैंक जारी यानी अपने नाम पर जारी नहीं कर सकता, बट ये जो सीपी थी ये किसके नाम पर हो रही है? रिलायंस के नाम पर जारी हो रही है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, बैंक तो एज ए आईपी काम कर रहा है, वो तो
नॉर्मल से कमीशन पर वो काम कर रहा है। अब देखिए एसबीआई, अब यहां पर ये बात देखिए कि रिलायंस है, उसने एसबीआई को बोला कि मेरे को मार्केट से इतना पैसा उठाना है, ठीक है। पर क्या हुआ, मार्केट से पैसा उठाने के लिए एसबीआई ने क्या बोला कि यार तुम मार्केट से मैं उठाऊंगा तो मेरे पास क्या है कि 2 करोड़ तो मेरे पास सरप्लस पड़ा है, ठीक है। 2 करोड़ क्या पड़ा है मेरे पास, सरप्लस पड़ा है। एसबीआई ने रिलायंस को बोला कि मेरे पास 2 करोड़ का तो सरप्लस पड़ा है, ठीक है। तो तू यार ये करेगा कि मार्केट में वो 8% दे रहा है तो तू क्या कर 8% हमें दे दे, हम क्या करेंगे 2 करोड़ वो तो सीपी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो मान लो वो सेम जो सीपी थी वो एसबीआई ने खरीद ली और एसबीआई के पास जो 2 करोड़ का जो सरप्लस था वो ट्रांसफर कर दिया रिलायंस को, और रिलायंस जो एसबीआई ने जो सीपी इशू किया वो अपने नाम पर इशू कर दिया कि मैंने 2 करोड़ रुपए 240 दिन के लिए रिलायंस में इन्वेस्ट किए हैं और वो 8% पर दे है, यानी इंटरेस्ट मिल जाएगी एसबीआई को 8%। तो आपको याद रखनी है कि सीपी कंपनी इश्यू करती है बट वो सीधी नहीं कर सकती इश्यू, उसके लिए आईपीए चाहिए, और वो आईपीए कौन होता है, वो होता है बैंक। बैंक अपने नाम पर इश्यू नहीं कर सकता बट किसी कंपनी का सीपी है वो इश्यू कर सकता है। नंबर 2 बात, बैंक सीपी में इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकता है। ये आपको 2 बातें याद रखनी है। तो अपने मनी मार्केट में 2 इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, सीडी और सीपी, ठीक है। सीडी के थ्रू जो पैसा उठाते हैं वो उठाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक, और सीपी के थ्रू जो पैसा उठाते हैं वो उठाते हैं बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट हैं, वो उठाते हैं। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू।